थी और टोटल एक्टिविटी गिवन होती थी, हम उससे फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट आउट करते थे। फॉर दैट हम क्या अज्यूम करते थे कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर एक्टिविटी लेवल पे सेम है, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता था? कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी, ठीक है। सो दिस वाज द फार्मूला, और ये फार्मूला हमें कैलकुलेट करके बताता था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ से हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकालते थे और उसके बाद वी यूज्ड टू सेपरेट आउट द फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल। द एग्जांपल स्टेट्स दैट a department in a large organization wishes to develop a method to predict its total cost in a period. The following data have been recorded: January, 1600, February, March, April, May, June. The total cost model for a period could be represented by what equation? So basically the question here is we have to find out the equation for total cost. Okay, total cost का मतलब होता है fixed cost plus variable cost. So total fixed cost plus total variable cost. Okay, let's move on. हम सबसे पहले इसमें variable cost per unit identify करेंगे। तो before we move on, we have to identify the highest activity level, which is 2300 units for February, and the lowest activity level is 1500 units. Now the cost at 2300 units is 29,600, and the cost at the lowest activity, that is 1500, हमारी cost आ रही है 28,000. So simple अगर हम formula में put करें तो 29,600 minus 28,000 upon highest activity थी हमारी 2300 minus our lowest activity, that is 1500. तो इससे हमारी variable cost per unit आ जाएगी 29,600 minus 28,000 upon 2300 minus 1500, which is $2. यानी कि variable cost is $2 for all activity levels. अब इसमें हमने, because we are supposed to find out the equation for the total cost, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, we are going to move on to find out the fixed cost. Fixed cost कैसे find out करेंगे? कोई भी एक activity level ले लो, for example if we take 1500, तो हमारी equation क्या है? 1500 जो units हैं उसकी total cost is 28,000 is equals to, इसमें combination है कुछ amount of fixed cost का plus variable cost. Total variable cost कैसी है? 2 per unit multiply by 1500 total. So we have 28,000 is equals to fixed cost plus 3,000, ठीक है। So your fixed cost is going to be 28,000 minus 3,000, that is 25,000. ये आ गई आपकी fixed cost. Now let's move on to the equation for total cost. टोटल कॉस्ट की इक्वेशन कैसे बनती है? टोटल कॉस्ट की इक्वेशन ऐसे बनती है दैट वी नो दैट टोटल कॉस्ट विच इज़ ऑल्सो वेरिएबल इज इक्वल्स टू 25,000 जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसको हम x ले लेते हैं. सो दिस इज़ योर इक्वेशन फॉर टोटल कॉस्ट. तो हाई लो मेथड काफ़ी हमारा सिंपल बेसिक सा था जिसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ अब हम हाई लो मेथड में अगर हम थोड़ा सा क्रिटिकली देखें तो हमें इसकी यूजफुलनेस भी देखनी होती है कि हाउ मच इज इट यूजफुल. यूजफुलनेस में हम सबसे पहले देखो तो दिस मेथड इज प्रिटी सिंपल एंड इजी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग. क्या मतलब है कि भाई यूजफुल दिस हाई लो मेथड आप अगर कैलकुलेशन से करो, आप जो है वो उसको सिंपली उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी कैलकुलेशन की जो
कैलकुलेशन का पार्ट होता है, इट्स प्रीटी सिंपल एंड प्रीटी इजी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं होती हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम इज कि ये इनएक्यूरेट होता है। व्हाई इज इट इनएक्यूरेट? बिकॉज वी ऑल नो कि फिक्स कॉस्ट हर एक्टिविटी लेवल पे सेम नहीं होती। इट डज स्टेज फिक्स टू अ सर्टेन एक्टिविटी लेवल, बट देन वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है कि अगर आपका एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, यू माइट नीड एन एडिशनल स्पेस, तो आपकी रेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। सो देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ सिचुएशंस के जिसमें हम बड़ी हमारी असम्पशन यही होती है कि हर एक्टिविटी लेवल पे फिक्स कॉस्ट सेम है, विच इज़ नॉट ट्रू ऑल द टाइम। सेकेंड इज ये एस्टिमेट्स होते हैं पास्ट के। आप फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते बिकॉज हम सारा डाटा पास्ट से ही देख रहे होते हैं। बिकॉज वी आर डूइंग बजटिंग, तो बजटिंग का टॉपिक का पार्ट है ये। सो बेसिकली इसको हम बजटिंग से कनेक्ट करेंगे कि हम जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट्स को अलग कर रहे होते हैं, हम अपने पास्ट डाटा की बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, और ये सब यानी पास्ट पे रिलायंट है, तो इन फ्यूचर हम इसकी प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेटली नहीं कर सकते। एंड थर्ड, इग्नोर्स ऑल अदर एक्टिविटी लेवल्स। व्हाट डज दैट मीन इज कि हमने इसके अंदर जो है वो सिर्फ हाईएस्ट एक्टिविटी देख ली और हमने इसके अंदर सिर्फ लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल देखा, और जो बाकी एक्टिविटी लेवल्स थे उनको कम्प्लीटली हमने इग्नोर कर दिया। यानी कि उनको देखो, हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर खाली जो है वो 2300 और 1500 यूनिट्स पे देखा, बाकी 1600 यूनिट्स पे, 1900 पे, 1800 पे, 1700 पे क्या हुआ? वी डिड नॉट बॉदर टू लुक एट देम। सो वी हैव इग्नोर्ड ऑल अदर एक्टिविटी लेवल्स। नाउ लेट्स मूव। सो दिस इज इट कि हमारा लर्निंग, हमारा जो है वो हाइलो मेथड का बस इतना ही था हमारे पास for the recap and revision. Now we are moving on to the main part of our video or of this class, that is the learning curve theory. Okay, learning curve theory का मतलब क्या होता है? This is a hypothesis है ये एक, it means के ऑब्जर्वेशन हुई थी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और मतलब एक एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन हुई है। सो द ऑब्जर्वेशन वाज कि व्हेन a worker performs a work which is repetitive का मतलब होता है बार बार एक ही काम वो कर रहा होता है, then he will be more expert and will take less time on further units. ठीक है, this is called learning efficiency or learning curve. Alright, now एक चीज़ हमें देखनी है कि this is a very simple common normal life example है जिसमें कि हम कोई काम अगर बार बार कर रहे होते हैं और we are repeating it, तो शुरू में स्टार्टिंग में तो that takes time, but after certain units, after certain attempts, आप वो काम बहुत स्पीडीली कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस टाइपिंग। सो व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग समथिंग, आपकी स्पीड कुछ और होती है, बट व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, तो आपकी स्पीड काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुकी होती है। ठीक है, तो लर्निंग कर्व थ्योरी भी होती है कि अगर आप एक प्रोडक्शन, बेसिकली दिस थ्योरी इज़ वेरी मच एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, कि एक वर्कर अगर एक टास्क को बार बार रिपीटिवली कर रहा है, तो इवेंचुअली जो भी उसके फर्दर यूनिट्स होंगे उसमें वो कम टाइम लगाएगा, बिकॉज ही विल बिकम एक्सपर्ट इन इट, एफिशिएंट इन इट, और उसकी स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी इसके अंदर। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि लर्निंग कर्व जो होता है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स तक एप्लीकेबल होता है। मतलब लर्निंग कर्व इफेक्ट मीन्स कि लर्निंग का इफेक्ट, आप एक चीज़ को सीख रहे होते हो टिल सर्टेन स्टेज।
एक्सपर्ट बना रहे, तो हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ का भी एक लिमिट होता है। एंड आफ्टर दैट आप जो है वो सेम टाइम लोगे उस चीज़ को करने के लिए। मीन्स कुछ टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है दैट यू कीप ऑन लर्निंग 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 एंड यू टेक नो टाइम टू डू दैट वर्क। दैट डज नॉट हैपन इन द रियल लाइफ। सो एक लिमिट तक आप लर्निंग कर्व करते हो। लर्निंग कर्व इफेक्ट एक नंबर ऑफ यूनिट्स तक होता है, उसके बाद द इफेक्ट गोज अवे। ओके, सो लर्निंग कर्व कब कब होता है? जब लेबर इंटेंसिव इन्वायरमेंट होता है। मीन्स कि योर वर्कर्स, मतलब आपकी मशीनरी कम है, योर इन्वायरमेंट इज बेसिकली लेबर इंटेंसिव। सेकेंडली, स्मॉल क्वांटिटीज और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में होता है। लर्निंग तो एक कॉम्प्लेक्स टास्क की होती है। अगर एक टास्क विच इज़ वेरी प्रीटी इजी, तो उस टास्क की कोई जो है वो लर्निंग नहीं होती। सो बेसिकली लर्निंग हैपेंस इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस एज वेल। और हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही लर्निंग कर्व को देखेंगे। फ्लो प्रोडक्शन हो रही है तो दैट इज़ डन फ्रॉम मशीनरी। सो बेसिकली स्मॉल क्वांटिटीज़ की प्रोडक्शन के अंदर ही लर्निंग हो रही होती है, नॉट इन फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक्स। दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस एज इन व्हेन अ वर्कर परफॉर्म समथिंग, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों का, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। सो देन दे are able to learn and they are able to reduce the time taken. Okay, learning curve को हम अप्रोच करते हैं दो तरीकों से। पहला तरीका होता है tabular form और दूसरा तरीका होता है algebraic। ठीक है, so we are going to move on to the tabular form or algebraic form later. पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, that is absolute time and average time. Absolute time क्या होता है? Time on a specific unit, यानी कि एक specific unit को बनाने के लिए आपने कितना टाइम लिया। और एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एवरेज टाइम, यानी कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उससे आपका एवरेज टाइम पर यूनिट निकलता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यूनिट पे यू टुक 10 आवर्स, आपने 10 घंटे लगाए, ठीक है। एंड सेकेंड यूनिट पे यू टुक 8 आवर्स। डेफिनेटली कुछ लर्निंग कर्व का इफेक्ट आया तो आपने कम टाइम लिया। सो दिस 10 and this 8 is the absolute time on each unit। ठीक है, नाउ अगर हम इन दोनों टाइम्स को टोटल कर लें, दैट इज़ 18 आवर्स हमारे टोटल लगे दोनों यूनिट्स को बनाने में। सो 18 अपॉन 2 दैट इज़ 9 आवर पर यूनिट। ये होता है आपका एवरेज टाइम। ठीक है, सो एवरेज टाइम पर यूनिट इज़ द 9 आवर्स। तो हम इससे ये देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए 10 आवर्स लगे एवरेज, क्योंकि अगर हम फर्स्ट यूनिट को देखो तो 10 आवर्स है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10 ओनली। तो हमने 2 यूनिट्स का एवरेज। फिर सेकेंड यूनिट जब आ गया तो एवरेज टाइम बन गया 9। इट मीन्स कि हमारा टाइम जो है वो 10% से कम हुआ है। कैसे? यानी कि डिफरेंस क्या है? हमारा डिफरेंस है 10 - 9 अपॉन 10 × 100। सो वी कैन सी कि हमारा 10% से टाइम रिड्यूस हुआ है। मीन्स कि हमने लर्निंग कर्व कितना हुआ है? 90% लर्निंग रेट अचीव हुआ है। दैट इज़ 100 - 10 दैट इज़ 90%। और यू कैन सिंपली से सेकेंड यूनिट का टाइम अपॉन फर्स्ट यूनिट का एवरेज टाइम इंटू 100 दैट इज़ 90% लर्निंग कर्व। ये आ गया हमारा लर्निंग रेट और लर्निंग कर्व फॉर कैलकुलेशन।
इसको करते हैं. इट्स सेट एवरेज टाइम सबसे पहले पर यूनिट, जिसको हम 95% से करेंगे. ठीक है. सो फॉर 20 for first unit of course average time is 20, but for the second unit your learning rate is 95%. So 20 into 95% करके हम देखते हैं. So our time, average time for the second unit is 19 hours. Okay, the total time for first unit is 20 hours and the total time for 2 units is going to be 19 multiplied by 2 which is 38 hours. सही है. अब हम इंक्रीमेंटल निकाल सकते हैं आराम से. 20 hours for first unit definitely, the incremental time is also 20 hours. For the second unit incremental time क्या होगा, time और total time जो हमें लगा दोनों यूनिट्स के लिए माइनस टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट यानी कि प्रीवियस यूनिट का टाइम दैट इज़ 20. तो आपके पास आ गया 18 आवर्स फॉर द सेकेंड यूनिट. एब्सोल्यूट टाइम आ गया आपका सेकेंड यूनिट का. ओके. वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ को हमें बिफोर वी मूव ऑन टू द फर्दर लर्निंग कर्व थ्योरी हमें कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होता है. सबसे पहली बात ये होती है कि वेन एवर यू आर डूइंग लर्निंग कर्व तो आपको ये लर्निंग कर्व की थ्योरी जो है वो कुछ सर्टेन इन्वायरमेंट, कुछ सर्टेन सिचुएशंस के अंदर ही सिर्फ एप्लीकेबल होती है. सबसे पहली सिचुएशन दैट इज़ द की पॉइंट फॉर द लर्निंग कर्व थ्योरी टू बी इन इफेक्ट इज़ दैट it should be a labor intensive environment. पहली बात ये कि ऑब्वियसली मशीन हो रही है तो फिर डेफिनेटली मशीन्स आर नॉट लर्निंग, सिर्फ लेबर इज़ द वन दैट इज़ लर्निंग. सो द एनवायरनमेंट और द बिजनेस शुड बी लेबर इंटेंसिव, दैट इज़ मोर लेबर शुड बी वर्किंग एंड लेस मशीनरी. सेकेंड, द वर्किंग शुड बी रेपिटेटिव. जॉब प्रोडक्शन ना हो कि वो बिल्कुल अलग अलग का काम हो रहा हो. rather the work should be repetitive, means same काम को बार बार repeatedly कर रहे हूँ. लेकिन we have to assume constant learning rate. क्या मतलब होता है इसका कि अगर फर्स्ट से सेकेंड यूनिट पे आपका लर्निंग रेट इज़ 90%, सो सेकेंड से थर्ड यूनिट पे भी 90% ही होगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. लर्निंग रेट जो होता है दैट इज़ गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड. एंड इस चीज़ को हम करते हैं, इट वर्क्स ऑन एवरेज टाइम पर यूनिट. लर्निंग कर्व का इफेक्ट जो है वो हम रेट जो निकालते हैं वो एवरेज टाइम से निकाल रहे होते हैं. एंड एक चीज़ और होती है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, दैट इज इट सेज टू मेजर दी लर्निंग क्या मतलब है इसका. 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से हम अपने आउटपुट को डबल 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 कर रहे होते हैं तो लर्निंग का इफेक्ट आ रहा होता है. ये बस एक इसकी थ्योरी है, ये एक इसकी असम्पशन है कि आपने लर्निंग कर्व को 1, 2, 3 पे नहीं, सेकेंड पे नहीं, डबल आउटपुट पे करना होता है. फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 8, 16, 32 इस तरह से करके हमें लर्निंग कर्व को फाइंड आउट करना होता है. Okay, one more example for the tabular approach, that time on first unit is 70 hours. Learning rate हमारा 90% है और we have to make a learning schedule for 4 units. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, tabular approach units 1, 2, 3, 4 नहीं, इस तरह से नहीं, we are going to do as सही वाला हम ग्रीन से करेंगे 1, 2 and 4 बिकॉज हमारी एक assumption ये होती है कि हम डबल 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 कर रहे होते हैं. Now we are going to first find
एवरेज टाइम, यूनिट 1 का एवरेज टाइम हमें ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 70. ठीक है. नाउ कीपिंग इन माइंड द लर्निंग रेट विच इज़ 90%, तो हम 2 यूनिट्स का एवरेज टाइम आराम से निकाल सकते हैं. 70 मल्टीप्लाइड बाई 90% विच गिव्स अस 63. Similarly, you are going to take 63 as the figure and you will find it as 90% of 63, which is 56.7 for 4 units. Average time आ गया. ठीक है. Now you are going to find out the total time. Total time के लिए you will simply multiply 70 by 1, so your total time is 70. Multiply 63 by 2, your total time is going to be 126. Multiplied this average time by 4 because 4 units there, so you are going to get 226.8 hours. ठीक है. So this is the total time for 1 unit, for 2 units and for third and fourth for 4 units in total. Now find out the incremental time is 70 for the first unit. Second unit के लिए 126 minus 70, that is 56 for second unit, and for 226 minus 126 gives you 100.8. This is for third and fourth unit. ये है incremental time for third and fourth unit. Do not confuse it with 1 unit. ये 2 units का time होगा because हम second से direct 4 पे आए हैं, so 2 units jump हुए थे. Okay. So this is how we do the learning curve. Okay. Now let's move on to the algebraic approach. See, because tabular approach was only useful for 1, 2, 4 or for the twice the units we were doing, this algebraic approach is useful for every single unit and for some certain more complex calculations जो हम ज़्यादा number of units के लिए table नहीं बना सकते. So for that we can have an algebraic approach. For algebraic approach our formula is y is equals to ax with the power b. Now before we move on we have to understand कि ये सब है क्या, y क्या है, what is a and what is x and what is b. ठीक है. So सबसे पहले we are going to discuss y is the cumulative average time per unit. So if we see from the table, this is y, ये y है, cumulative average time per unit. Second, a is basically the time of first unit, जहाँ से learning curve start हो रहा है. जैसे हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम ए, देयरफॉर आपका जो लर्निंग कर्व का जो फर्स्ट टाइम है दैट इज़ स्टार्टिंग ऑल्सो फ्रॉम ए. तो फर्स्ट यूनिट का टाइम वी रेफर इट एज ए. सेकेंड इज एक्स विच इज़ क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स. क्यूमुलेटिव मीन्स टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. And the last thing that is the b, this which is the index or we call it as the power. b कैसे कैलकुलेट करते हैं? b आप कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सी इसके अंदर मैथमेटिक्स है और थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ है, बट समटाइम्स योर b is already mentioned to you in the question and sometimes you are supposed to find it out. But the formula for b is simply log learning rate upon log 2. ठीक है. ये चीज़ हमारे कैलकुलेटर्स में सबके पास है. log फंक्शन होता है if you have the white calculator which is fx991ex, the latest one, उसके अंदर if you press shift and if you press the brackets वाला button which is shift के 2 buttons बाद, तो that is the log button. So you can use that button or you can use those keys to find out the log function. और वैसे भी quite a lot of you will be aware of this function because we all have a background of mathematics, so we all know this function as well. अच्छा,
do an example to understand this calculation. G. Question is that the time on first unit is 20 hours. Okay, so you are taking 20 hours for first unit. Your learning rate is 80%. Okay, and your total time for you are required to calculate total time for 64 units. So you are supposed to calculate the total time for 64 units. Acha. Now what we are going to do is we are going to use the formula y is equals to ax power b to calculate the average time for 64 units, and then we are going to multiply it by 64 to find out the answer for total time for 64 units. देखो, you have to read the question very carefully before answering the questions for learning curve. So what are we going to do is सबसे पहले हम b find out करेंगे. b कैसे find out करते थे? b हम find out करते थे log LR upon log 2. So in your calculator you are going to type log 0.8 or simply log 80% upon log 2, which will give you b as, उसको 3 decimal places पे at least लेना है, -0.322. वैसे तो it will be advisable कि आप पूरा fraction ले लो, but if not तो at least take it to the 3 decimal places. So our answer to b is -0.322. Let's move on to the y is equals to ax power b. ये करेंगे multiplied by 64 because we are supposed to find out the total time. अच्छा, so the thing is that 20 multiplied by the first unit का so first unit का time was 20 multiplied by हमारा x number of units is 64, which उसकी power है -0.3322 ax power b. पावर जो है वो सिर्फ x के ऊपर है, a के ऊपर नहीं है. इसको सही कर लेते हैं, -322. ओके, सो दिस इज डन. ये हो गया हमारा y is equals to ax power b. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 से. इफ़ you just have to put this in the calculator, तो you will get 335.44 hours. So this is the total time for 64 units. ये तो हो जाएगा आपका average time per unit for 64 units, but this is the total time. ठीक है. आई होप दिस वॉज प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ वेरी सिंपल. थोड़ा एग्जाम क्वेश्चंस की एक टेक्निक होती है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें कंफ्यूज जाते हैं लोग, जिसमें वो आपसे काफ़ी हायर लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर बोल देता है कि पर यूनिट का बता दें. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़, सपोज करें कि वी नीड टाइम ऑन 16th यूनिट. ये कहता है कि 16th यूनिट पे कितना टाइम लगा ये बताओ. अब ये एब्सोल्यूट टाइम मांग रहा है आपसे, ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है एवरेज टाइम का. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़, हमारे पास एक ट्रिक होती है, दैट इज़ यू विल फर्स्ट फाइंड आउट द टोटल टाइम फॉर 16 यूनिट्स यूजिंग द फॉर्मूला, जिस तरह से हमने सीखा ऊपर वाले उसमें. सही है. फिर आप निकालेंगे टोटल टाइम फॉर 15 यूनिट्स. 15 यूनिट्स का टाइम निकाल लो टोटल, और इसको माइनस कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट टाइम फॉर 16th यूनिट. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. किसी भी यूनिट का एब्सोल्यूट टाइम निकालना हो तो उस यूनिट को मिला के टोटल टाइम निकालो, फिर उस यूनिट को हटा के टोटल टाइम निकालो. सो जो डिफरेंस होगा इसका मतलब है कि वो उस यूनिट का टाइम है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डू एन एग्जाम्पल फॉर दिस एज वेल. So the time on first unit is 50 hours. सही है. लर्निंग रेट इज़ 90%. ठीक है. आपकी लर्निंग जो है इट स्टॉप्स एट 20th यूनिट.
क्या मतलब है कि आफ्टर 20 यूनिट्स आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, आपकी एफर्ट्स कांस्टेंट हो जाएंगी, मींस कि अब आप कोई लर्निंग नहीं करोगे आफ्टर 20 यूनिट्स, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि लर्निंग की भी एक लिमिट होती है। आप एक चीज़ के ऊपर एक हद तक एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हो, उसके बाद आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। सो यू आर, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ज़रा गौर से सुनिएगा। द रिक्वायरमेंट इज़ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स। यू आर सपोज टू कैलकुलेट द टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हमारा बी, दैट इज़ द कोएफिशिएंट बी इंडेक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। log 0.9 लर्निंग रेट अपॉन log 2 विच विल गिव यू नेगेटिव 0.152। यूजुअली आपके क्वेश्चन में ना बी आपको गिवन होता है, किट के क्वेश्चन में आप देखेंगे बी ऑलरेडी गिवन होता है समटाइम्स, बट इफ इट इज़ नॉट गिवन तो उसका एक फॉर्मूला है। 3 डेसिमल प्लेसेस में हमने अपना बी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे टाइम फॉर 20 यूनिट्स। हम अप्रोच इस तरह से ले रहे हैं अपनी। फिर हम फाइंड आउट करेंगे टाइम फॉर 19 यूनिट्स। तो हमारे पास एडिशनल 20th यूनिट का टाइम आ जाएगा। अब क्योंकि 20th यूनिट और 21st, 22nd, 23rd, 24, 25, 26 ये सब कांस्टेंट हो गया, तो हम उस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 यूनिट से, तो हमारे पास 20 से 30 यूनिट्स का टाइम आ जाएगा, और उसमें हम 20 यूनिट्स का टोटल टाइम ऐड कर देंगे। सो वी विल गेट द टोटल ऑफ 30 यूनिट्स। अब हम कैसे करेंगे, लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल टाइम फॉर 20 यूनिट्स। कैसे होगा, सिंपल 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 यूनिट्स हैं की पावर 0.152 multiplied by 20 because we are doing it on total basis, so that is 634.22 hours। ये पूरे टोटल आवर्स हमें लगे 20 यूनिट्स बनाने के लिए। now we are going to find out total time for 19 units। कैसे आएगा, 50 अगेन ए सेम रहता है, मल्टीप्लाइड बाय 19 की पावर नेगेटिव 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 19 that which will give you 607.23, which means कि total time for 19 units is 607. So the additional time for 20th unit का time will be 634.22 minus 607.23, which is 27 hours। यानी कि 20th यूनिट के लिए यू टुक 27 आवर्स। अब 20th यूनिट और 20th से बाद जितने भी यूनिट्स बने उसके लिए यू विल नीड 27 आवर्स ऑन ईच यूनिट। सो इट मीन्स के जो रिमेनिंग 20 यूनिट तक का टाइम तो हमें टोटल पता लग गया था कि भाई वी टुक 634.22 आवर्स ये था। अब 20 यूनिट्स के बाद 21st यूनिट से 30th यूनिट का टाइम क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि 10 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय 27 विच गिव्स यू 270। सो द टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स इज गोइंग टू बी 270 प्लस 634.22, which gives you a total of 904.22 hours. That is how we solve the questions of learning curve. Achha, let's move on to some theoretical parts of this technique. Okay, see basically learning curve का हमें देखना है कि इफेक्ट कहाँ आ रहा होता है। लर्निंग कर्व का इफेक्ट, जाहिर है भाई लर्निंग कर्व का फ़ायदा क्या हो रहा है, तो बेसिकली लर्निंग कर्व का इफेक्ट आ रहा होता है कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, कॉस्ट्स दैट चेंज। और लर्निंग कर्व हो भी रहा हो तो देयर आर सर्टेन कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज। कॉस्ट दैट चेंज का मतलब देखो, आपकी लेबर इज लर्निंग, देयर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, सो दे आर गोइंग टू इनकर लेस टाइम ऑन अ यूनिट, और वो एक सर्टेन आवर के अंदर ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द एवरेज कॉस्ट
per unit, average labor cost per unit is going to fall. So you can simply say labor cost per unit. ठीक है. इसके अलावा any overheads if they have to vary with labor. जो भी ओवरहेड्स हैं जो लेबर आवर्स के साथ वेरी करते हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू चेंज. और दूसरी चीज़ जो है, फॉर एग्जाम्पल योर मटीरियल कॉस्ट, इट इज़ गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड. चाहे आप कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा यूनिट्स बना दो, ज़ाहिर है योर यूनिट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, योर मटीरियल कॉस्ट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. एंड एनी अदर फिक्स्ड ओवरहेड जो कि लेबर आवर्स से रिलेटेड नहीं है, सो दे आर गोइंग टू रिमेन सेम. लिमिटेशंस हैं कुछ लर्निंग कर्व की. सबसे पहली चीज़ ये होती है कि लर्निंग हर वक्त प्रेजेंट नहीं होती, जो कि एक टाइम के बाद लर्निंग ख़त्म हो जाती है, जो कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स में भी देखा था. विच इज़ अ रियलिस्टिक अप्रोच एज वेल, दैट लर्निंग डज नॉट रिमेन फॉर एवर, इट इज़ अ टाइम बाउंड कॉन्सेप्ट. सेकेंड, आप अज्यूम करते हो स्टेबल कंडीशंस. क्या मतलब होता है इसका, कि हम अपना एनवायरनमेंट जिसमें लेबर काम कर रहा है उसको भी स्टेबल एज्यूम कर रहे हैं, हम वर्कर के भी वर्कर की हेल्थ, उसकी एनर्जी को भी स्टेबल एज्यूम करें. बट देर आर सर्टेन टाइम्स कि आपका वर्कर जो है वो इतना मोटिवेटेड नहीं होता, उसका मूड नहीं होता काम करने का, सो दे आर नॉट लर्निंग. सो देर आर समटाइम्स ब्रेक्स बिटवीन द लर्निंग कर्व एज वेल. लेकिन हम क्या एज्यूम करें कि हर यूनिट के बाद लर्निंग हो रही है, हर डबल यूनिट के बाद लर्निंग हो रही है. सो दिस इज सम अनरियलिस्टिक assumption ऑफ द लर्निंग कर्व. Then we also assume certain degree of motivation. हम ये assume करें that our worker is constantly motivated because they are constantly motivated, they are constantly learning to a certain amount, but they are constantly motivated. But that is not the case. Your worker is not motivated every day. There might be days when they are down, there might be days when they are not willing to work. So you cannot simply generalize the concept कि हर worker हर रोज़ जो है वो same level of motivation लेके आएगा. ठीक है. Also हम constant learning rate assume कर रहे होते हैं. Learning rate is not constant. आज आप it depends upon certain other factors rather than just the repetitive task. If the worker is in a good motivational mood, तो उसका learning rate may be ज़्यादा हो. If he is in a really bad mood, his learning rate may not exist or may be very low. So this learning curve theory has some unrealistic assumptions in it. हम इसमें हर चीज़ को stabilize करके सिर्फ hours और units का relationship देख रहे होते हैं, और वो भी repetitive task के अंदर. और उसको भी खैर हमने इस चीज़ को एक लिमिट तो कर दिया है कि आफ्टर सर्टेन यूनिट्स लर्निंग स्टॉप हो जाती है. बट वी हैव टू सी कि लर्निंग जो है वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में नहीं हो रही होती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन अदर फैक्टर्स rather than just the labor hours and number of units. Okay, thank you for today. Inshallah in the next video we will